आज जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, लुसेंट में एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसमें कि आज जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसे समझने का प्रयास करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पहले तो आप समझिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है ये किस हिसाब से ढाला गया है और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितना है। ओके, तो पृथ्वी जो है एक तरह से कहीं ना कहीं गोल है। ओके, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के हिसाब से हम देखें तो पृथ्वी की त्रिज्या की अगर पहले बात बोलेंगे हम तो इसकी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है पहले तो आपसे ये पूछेगा। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह आर बराबर, आर मतलब हो गया त्रिज्या, तो आर बराबर पृथ्वी की त्रिज्या कितना है 6378 जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। ओके, तो अब जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी की त्रिज्या हो गया इसमें कितना 6378 और ये तो त्रिज्या हो गया, लेकिन पृथ्वी का अगर व्यास आपसे पूछ लेगा, ठीक है, तो व्यास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या बराबर 2 गुना 6378 को जो है 2 से गुना करेंगे तो आपका जो टोटल व्यास निकल के आएगा वो निकल के आएगा 12,756 किलोमीटर। तो आपसे पृथ्वी की त्रिज्या पूछे या फिर पृथ्वी की व्यास पूछे, ठीक है, तो ये त्रिज्या अगर आपको मालूम है तो पृथ्वी का व्यास आप निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वेस नाम का एक वैज्ञानिक था, ठीक है, इसके अनुसार में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, स्वेस नाम का एक वैज्ञानिक था, उसको ना पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा। ओके, कैसे, तो ये पूरा पृथ्वी हो गया, पूरा पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी को ना केक की तरह काट के, ठीक है, जैसे कि केक काटते हैं आप तो केक का पीस निकालते हैं ना, तो वैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पीस निकाला करके, ठीक है, इस तरह से वो बांटने का प्रयास किया। तो स्वेस नाम का जो वैज्ञानिक था ना उसको ना वो 3 भागों में जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा। ठीक है, जो कि वो 3 भाग कौन कौन था, तो वह था पहला ऊपर का भाग क्रस्ट, बीच वाला भाग मेटल और नीचे वाला सबसे नीचे वाला भाग जो है वो कोर था। ओके, इस तरह से वो बांट दिया। ओके, क्रस्ट को हिंदी में बोलते हैं भूरपट्टी, क्रस्ट को हिंदी में बोलते हैं भूरपट्टी। ओके, और मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं आवरण, ठीक है, आवरण। और कोर को हिंदी में बोलते हैं क्रोड, कोर को हिंदी में क्रोड बोलते हैं। तो इस तरह से जो है वो बांटा, स्वेस नाम का वैज्ञानिक बांटा। ओके, क्रस्ट को अगर गहराई देखें, क्रस्ट की गहराई कितना है तो 0 से 32 किलोमीटर, 0 से 32 किलोमीटर इसकी गहराई है। और मेटल की अगर गहराई बोलेगा आपसे तो 2900 किलोमीटर मेटल की गहराई। और कोर का गहराई बोलेगा तो 6378 किलोमीटर कोर की गहराई है। ओके, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ना सबसे ज़्यादा आपसे घनत्व पूछेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है घनत्व वो किसका है, कोर का है, क्रस्ट का है या फिर, ठीक है, मेटल का है। तो आप बोलिएगा कोर का है, सबसे निचली भाग, ठीक है, कोर का जो है सबसे ज़्यादा घनत्व है। ओके, जिसमें कि ताप दाब के हिसाब से जैसे भी देखिए तो उसमें घनत्व जो है वो ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। तो भूरपट्टी पे जो है वो पाने वाले पहले तत्व देख लेते हैं। भूरपट्टी में पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो कौन कौन है और क्रम के हिसाब से देख लेते हैं कि किसमें कौन तत्व ज़्यादा है और कौन तत्व कम है। ठीक है, तो समझते हैं पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सी तत्व है, तो आप बोलिएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना % है, तो 46.6% जो है ऑक्सीजन है। सिलिकॉन, उसके बाद आता है 2 नंबर पे सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन अगर बोलेगा आपसे तो 27.72% जो है सिलिकॉन है। ओके, एल्युमिनियम बोलेगा तो 28.13% जो है वो एल्युमिनियम है। उसके बाद आयरन आ जाता है 5%, कैल्शियम आ जाता है 3.6%। ठीक है, इस तरह से वो इसमें तत्व की मात्रा है। पृथ्वी पर जो भी तत्व है ये क्रम के हिसाब से इस तरह से दिया गया है। ओके, अब इस सब अगर आपको याद नहीं होता है तो ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे तो देखिए,
इसका ट्रिक होता है ओ सियाल फेंकोना, ओ सियाल फेंकाना, ठीक है, फेंकोना। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ओ मतलब हो गया ऑक्सीजन, ओ मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। एस आई मतलब हो गया सिलिकॉन। एल, एल मतलब हो गया एल्युमिनियम, ठीक है। एफ ई मतलब हो गया आयरन, ठीक है। सी ए मतलब कैल्शियम, ठीक है। और Na मतलब होता है सोडियम। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसका ट्रिक के माध्यम से। क्रम जब बोलेगा सजाने के लिए तो ओ सियाल फेंकोना करके आप ट्रिक याद करके इस तरह से आप सजा सकते हैं और एग्जाम में भी आप लगा सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आप समझने का प्रयास करिएगा, एक और समझने का प्रयास कीजिएगा। अब जो है इस हिसाब से वो बांट दिया, पृथ्वी पे कितना परसेंट क्या क्या चीज हिसाब से बांट दिया। उसके बाद जो है स्वेस के अनुसार जो है सियाल सीमा नीफे इस हिसाब से भी बांटा गया। धातु के आधार पे अगर आपसे बोलेगा कि धातु के आधार पे पृथ्वी को कौन बांटा, ठीक है, धातु में कौन बांटा, धातु के हिसाब से सियाल सीमा नीफे इस तरह से हिसाब से कौन बांटा, तो स्वेस के अनुसार ही जो है इस तरह से बांटा गया था, ठीक है। जैसे कि सिलिकॉन एल्युमिनियम, ऊपरी जो परत है वो ऊपर का पृष्ठ क्या है, ऊपर का जो परत है वो क्या था, तो क्रस्ट था। तो क्रस्ट में किसकी मात्रा होती है, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा होती है। बीच वाला भाग क्या था, मेटल था। तो मेटल में किसकी मात्रा होती है, सियाल सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम की, ठीक है। तो Si से हो गया सिलिकॉन और Ma से जो है मैग्नीशियम कर लीजिएगा। ओके, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा है किसमें, तो मेटल में। और नीचे वाला, सबसे नीचे वाला भाग जो है ये सबसे घनत्व ज्यादा इसी का होता है। तो इस किसका बना होता है, तो निफे का। निफे मतलब हो गया निकेल और लोहा का बना हुआ होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब जो है आगे देखते हैं। तो इस तरह से हम बांटा गया, तो धातु के हिसाब से बोलेगा कौन बांटा था, तो स्वेस नाम के वैज्ञानिक था, वही बांटा था। अब जो है अब देखते हैं क्रस्ट मेटल कोर। क्रस्ट मेटल कोर इस तरह से है। तो क्रस्ट को जो है आपसे बोलेगा, पहले तो बोलेगा आपसे कि क्रस्ट और मेटल के बीच वाली जो रेखा है, क्रस्ट और मेटल को जो अलग करती है वो रेखा कहलाती है असमता रेखा। वो रेखा क्या कहलाती है, असमता रेखा। लेकिन ठीक है, लेकिन आपसे पूरा बोलेगा बोलने के लिए, तो क्रस्ट और मेटल के बीच जो रेखा खींची जाती है उसे बोलते हैं मोह रेखा, मोह असमता रेखा बोल सकते हैं, ठीक है। क्रस्ट और मेटल के बीच कौन सी रेखा, मोह रेखा। मेटल और कोर के बीच कौन सी रेखा, गुटेनबर्ग रेखा, ठीक है। क्रस्ट और मेटल के बीच मोह रेखा, मेटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग रेखा। ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, तो मोह रेखा, गुटेनबर्ग रेखा, मोह रेखा और गुटेनबर्ग रेखा, इसका ट्रिक बनाया हम लोग मग, ठीक है। मोह से मोह रेखा और गो से गुटेनबर्ग रेखा करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे जो है वैज्ञानिक के अनुसार देखते हैं। वैज्ञानिक था, ठीक है, वैज्ञानिक जो है वो क्या किया, क्रस्ट को दो भागों में बांटा। एक वैज्ञानिक का नाम था जो कि क्रस्ट को दो भागों में बांटा, ठीक है। एक होता है ऊपरी लेयर, एक होता है लोअर लेयर, ठीक है, मतलब ऊपर वाला लेयर और नीचे वाला लेयर, ठीक है। तो इस तरह से आप याद, मतलब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसने दो भागों में वैज्ञानिक था, एक वो कौन बांटा, तो ये बांटा कोनोराइड नाम का एक वैज्ञानिक था। एक वैज्ञानिक ना क्रस्ट को दो भागों में बांटा, मतलब दो लेयर में बांटा। ऊपर का लेयर को अपर लेयर बोला गया और नीचे का लेयर को लोअर क्रस्ट बोला गया, मतलब कि ऊपर वाला को अपर क्रस्ट और नीचे वाला को लोअर क्रस्ट बोला गया, ठीक है। और ये कौन बांटा था, कोनोराइड नाम का वैज्ञानिक बांटा था। मेटल को भी दो भागों में बांटा, वो वैज्ञानिक का क्या नाम था, रेपेटी। कोर को भी दो भागों में बांटा, तो वो कौन बांटा, तो लेहमैन। कौन बांटा, लेहमैन बांटा। तो क्रस्ट को दो भागों में कोनोराइड, मेटल को दो भागों में रेपेटी, कोर को दो भागों में लेहमैन नाम का वैज्ञानिक बांटा, ठीक है। ये जो है तीनों वैज्ञानिक जो है ये तरह तरह का भाग में इसको बांटा, ठीक है। ओके, तो बता दिया हम कौन कौन किसको बांटा। अब इसका ट्रिक होता है कोरोलो, ठीक है। तो कोरोलो करके आप याद रख सकते हैं, कर ले, ठीक है। को से कोनोराइड, रो से रेपेटी, ले से लेहमन, ठीक है। इस तरह से आप सजा सकते हैं, याद रख सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, अब जो है अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर जो है समझने का प्रयास करिएगा। पहले तो आपसे क्वेश्चन बोलेगा
कि अक्षांश, अक्षांश किसे बोलते हैं और देशांतर किसे बोलते हैं। ओके, तो उसे समझने का प्रयास करिएगा। अक्षांश मतलब लेटीट्यूड, अक्षांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड, एंड देशांतर को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अक्षांश को लेटीट्यूड और देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ओके, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो समझने का प्रयास करिएगा कि इसमें अक्षांश कौन है और देशांतर कौन है। देखिए, ये जो पृथ्वी तो पूरा गोल है, पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी पे जो सीधी रेखा है ना, ऐसे करके जो सीधी रेखा है ना, ऐसे करके सीधी रेखा है, तो इस रेखा को बोलते हैं अक्षांश रेखा। ऐसे ऐसे जो रेखा है, ऐसे 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 जो रेखा है, ठीक है, तो इस रेखा को बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, ये रेखा क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा है। ठीक है, और पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो जियोड, ठीक है, जियोड आकार की आकृति है इसकी। ओके, और पृथ्वी पर जो खींची गई ऐसी ऐसी रेखा है, सीधी लेटी हुई जो रेखा है, सूती हुई रेखा, ठीक है, तो उस रेखा को बोलते हैं अक्षांश रेखा। ओके, तो यहाँ उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेटी हुई रेखा। ठीक है, लेटी हुई रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। ओके, तो ये तो हो गया अक्षांश रेखा की बात, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेटीट्यूड। अब देखते हैं खड़ी रेखा। खड़ी रेखा मतलब देशांतर रेखा की बात बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे सूता हुआ था, ऐसे सूता हुआ था, जैसे मेरा हाथ ऐसे सूता हुआ है ना, ऐसे सूता हुआ है रेखा, पृथ्वी पर खींची गई ऐसे ऐसे रेखा, तो वो हो गया अक्षांश रेखा। और ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो देखिए खड़ा है ना, खड़ा रेखा है, तो इस रेखा, खड़ी खड़ी रेखा को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। तो उम्मीद है कि आप लोग को अक्षांश और देशांतर में समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, अब देखते हैं आगे। तो ये हो गया अक्षांश, ये हो गया देशांतर। अब देखिए, ये अक्षांश हो गया, ये हो गया देशांतर, मतलब ये हो गया अक्षांश, ये हो गया अक्षांश, सुता हुआ रेखा अक्षांश हो गया, ये हो गया देशांतर। तो देशांतर और अक्षांश जब दोनों को एक दूसरे को काटती है रेखा ना, नहीं समझे, देखिए ये हो गया अक्षांश रेखा और ये हो गया देशांतर रेखा, क्योंकि खड़ी रेखा जो है पृथ्वी पर खड़ी रेखा, वो देशांतर रेखा हो गया। तो अक्षांश और देशांतर रेखा जब एक दूसरे को काटती है, क्रॉस चिन्ह बनाती है ऐसे करके, एक दूसरे को जब काटती है, तो उस घटना को क्या बोलते हैं, तो उस घटना को बोलते हैं हम लोग क्या, देखिए क्या है, जब लेटी रेखा और खड़ी रेखा, ठीक है, एक दूसरे को काटती है ना, तो उसे भौगोलिक जाल कहते हैं। क्या बोलते हैं, भौगोलिक जाल कहते हैं। ठीक है, ऐसे भौगोलिक जाल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोला गया है, जियोग्राफी ग्रिड। जियोग्राफी ग्रिड, ग्रिड को जाल बोल सकते हैं। ओके, तो उसे बोला गया है जियोग्राफी जाल। ठीक है, मतलब जियोग्राफी ग्रिड। ओके, भौगोलिक जाल बोल सकते हैं हिंदी में। मतलब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जब एक दूसरे को काटती है, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जियोग्राफी ग्रिड, भौगोलिक जाल बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा यहां तक। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये जो पूरा ग्लोब है, ऐसे ग्लोब तो ऐसे ही होता है, ये ग्लोब का निर्माता किसे बोला गया है, तो ग्लोब का जो निर्माता बोला गया है, ये बोला गया है मार्टिन बेहम को। मार्टिन बेहम को जो है ग्लोब का निर्माता बोला गया। ठीक है, ग्लोब को जो है निर्माता नाम दिया था, निर्माता मतलब इसे बोला गया है मार्टिन बेहम को। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब इस तरह से पूरा गोल पृथ्वी है, तो ऐसे खींची गई जो रेखा है, बीच में जो खींची गई रेखा है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो एक होता है ऊपर, एक होता है नीचे। तो ऊपर मतलब कि दक्षिण पश्चिम उत्तर दक्षिण में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा आपको। ऊपर वाला हो गया क्या, उत्तर, और नीचे वाला हो गया दक्षिण। ठीक है, पूरा पश्चिम, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ऊपर वाला जो है भाग है ना, ऊपर वाला भाग उसे बोलते हैं उत्तरी, और नीचे वाला भाग को बोलते हैं दक्षिणी। ठीक है, और बीच में जो रेखा खींची गई है, तो ऊपर का लेयर को बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, नीचे का लेयर को बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। ओके, तो ऊपर की तो अक्षांश दो तरह का होता है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, जो बीच में रेखा खींची गई है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांत, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इसे हम 0 डिग्री अक्षांश भी बोल सकते हैं, जो बीच में रेखा खींची गई है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं,
इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसे अक्षांश बोलते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ये सब चीज याद रखिएगा। अक्षांश को हम भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब भूमध्य रेखा पे दिन रात जो है वो बराबर होती है। भूमध्य रेखा पे जो है, मतलब यही जो है अक्षांश पे, भूमध्य रेखा पे जो है दिन रात जो है बराबर होती है। दिन रात बराबर जो होती है, तो इस घटना को क्या बोला जाता है? तो इस घटना को बोला जाता है विषुव। इस घटना को बोला जाता है विषुव, मतलब कि इक्विनॉक्स बोला जाता है। इक्विनॉक्स हिंदी में इसे बोल सकते हैं आप विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भी इसे बोला जाता है। ठीक है, विषुव, विषुव। ओके, भूमध्य रेखा पे दिन रात बराबर होती है और इस घटना को बोलते हैं इक्विनॉक्स इंग्लिश में, और हिंदी में विषुव बोलते हैं। ओके, अब समझने का प्रयास करिएगा। आपसे बोलेगा अक्षांश की कुल संख्या कितनी है? अक्षांशों की जो ऐसे 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 जो अक्षांश है, सूती हुई रेखा, सूती हुई रेखा तो अक्षांश कहलाती है। तो अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? तो अक्षांशों की जो कुल संख्या है ना, वो टोटल 180 है। अक्षांश की टोटल संख्या 180 है। ओके, क्यों 180 है? क्योंकि ऊपर होता है 90 और नीचे होता है 90। तो 90 और 90 कितना हो गया टोटल? ऊपर भी 90, नीचे भी 90, तो 90 90 कितना हो गया टोटल? तो टोटल अक्षांश की जो होती है कुल संख्या 180 होती है। अक्षांश की कुल संख्या 180 होती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली आपसे नदी पूछ लेगी। ठीक है, भूमध्य रेखा को कौन जो है 2 बार काटती है? नदी। ठीक है, वो नदी का नाम बताना है। तो भूमध्य रेखा को काटने वाली जो 2 नदी है, मतलब नदी है, वो नदी का क्या नाम है? तो कांगो, कांगो या जायरे। कांगो या जायरे जो है वो 2 नदी है जो कि भूमध्य रेखा, मतलब यही अक्षांश रेखा जो है, इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, यही भूमध्य रेखा को जो 2 बार काटती है ना, ये भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा, 2 बार इसे काटने वाली जो नदी है, ये नदी को बोला जाता है, कौन सी नदी है? तो ये नदी को बोला जाता है कांगो और जायरे। कांगो और जायरे नदी इसे बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो ये दोनों जो है नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, 2 बार काटती है। ओके, और भूमध्य रेखा पर टोटल कितने महाद्वीप हैं? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पे, ये जो भूमध्य रेखा है बीच वाली रेखा, इस पे टोटल कितने महाद्वीप हैं? तो आप याद रखिएगा, टोटल ना 3 महाद्वीप है। टोटल जो है वो 3 महाद्वीप है। ओके, 3 महाद्वीप है जो भूमध्य रेखा पे है। ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझने का प्रयास करिएगा कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो आपको क्रम के हिसाब से बता रहे हैं, वो देख लीजिए। ठीक है, टोटल महाद्वीप जो है वो 7 है। ठीक है, जिसमें कि 7 महाद्वीप में जो है 3 महाद्वीप ऐसे हैं जो कि भूमध्य रेखा पे स्थित है। ओके, तो समझते हैं ध्यान से। देखिए, तो टोटल महाद्वीप जो है वो 7 है। पहला महाद्वीप एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा जो है उत्तरी अमेरिका है, और चौथा दक्षिण अमेरिका है, 5वां अंटार्कटिका है, 6वां यूरोप है, 7वां ऑस्ट्रेलिया है। 7वां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, अब समझते हैं आगे। अब समझिएगा, जब सूर्य की किरणें जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे, जो सुती हुई रेखा है, अक्षांश को भूमध्य रेखा बोलते हैं, याद रखिएगा। तो उस पे ना किरण जब सीधी या लंबवत जब पड़ती है ना, तो क्या बोलते हैं, उस दिन 2 घटना होती है। एक होती है बसंत विषुव, एक होते हैं शरद विषुव। ठीक है, जब भूमध्य रेखा पे जब किरण सीधे पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो उस दिन 2 घटना होती है। एक होती है बसंत विषुव, एक होती है शरद विषुव। ठीक है, और बसंत विषुव कब होती है? तो 21 मार्च को बसंत विषुव होती है, और शरद विषुव कब होती है? तो 23 सितंबर को शरद विषुव होती है। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, इसके आगे का जो क्लास है वो हम कल करा देंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग को मेरा कंटेंट और कंसेप्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुंच सके। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज जानेंगे, लुसेंट का ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, ज्योग्राफी का ये पार्ट 2 है, इसे समझने का प्रयास करिएगा। और हम कहाँ तक पढ़े थे? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये जो
ग्लोब पर बीच वाली जो रेखा है, जो बीचों बीच खींची गई है, इसे अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश इसे बोला जाता है, जो बीच से खींची गई रेखा है, इसे 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भूमध्य रेखा जो है वो कितने महाद्वीपों से होके गुजरती है, तो आप बोलिएगा 3 महाद्वीपों से होके गुजरती है, जिसमें कि पहला आता है दक्षिण अमेरिका, फिर एशिया, फिर अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, इस तरह से महाद्वीप से होके गुजरती है। ओके, और अगर आपसे देश पूछ लिया कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होके गुजरती है, तो आप बोलिएगा टोटल 13 देश से होके गुजरती है। टोटल 13 देश से होके गुजरती है, जिसमें कि 13 देश का जो है ना नाम आपको याद रखना है। तो ऐसे जेन्युइन तरीका से अगर आप याद करते हैं तो 13 देश का नाम जो है आपको याद नहीं भी रहेगा। ठीक है, भूल भी सकते हैं। तो हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किए हैं और 13 देशों का जो नाम है वो सारा इंक्लूड इसमें हम किए हैं ट्रिक में। तो समझते हैं ध्यान से। तो मेरा जो ट्रिक है जो कि भूमध्य रेखा से होके 13 देश से होके जो गुजरता है, वो 13 देशों का जो ट्रिक बनाए हम वो बनाए हैं। ये ट्रिक मेरा क्या है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ट्रिक जो मेरा है वो है CBI। तो CBI तो समझते हैं आराम से, सो गया। ठीक है, CBI सो गया काका के कमाई से। ठीक है, ट्रिक का क्या नाम है, CBI सो गया काका के कमाई से। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हम कैसे भूमध्य रेखा जो 13 देश से गुजरता है कैसे ट्रिक में बैठता है। देखिए CBI में C आया तो C मतलब केनिया। ठीक है, B आया तो B से ब्राजील, I से इक्वाडोर, सो गया है ना, सो गया तो SO को पूरा लेना है, तो सो से सोमालिया। ठीक है, गो से गेबोन, गो से गेबोन मतलब जी जो है यहाँ पर, या जी मतलब गेबोन। ठीक है, और वाई जो है तो वाई से युगांडा, वाई से युगांडा। ठीक है, और जिसमें कि गया में ए आता था ना, तो ए को आपको साइलेंट कर देना है। ठीक है, ए को नहीं लेना है, ए साइलेंट है। ओके, उसके बाद काका है तो का में एगो आ जाएगा कांगो गणराज, का में आ जाएगा कांगो गणराज, और एगो और जो का है इसमें कांगो गणराज लोकतांत्रिक आ जाएगा। ठीक है, कांगो गणराज लोकतांत्रिक आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कमाई है ना, तो को से आ जाएगा किरीराती, को से आ जाएगा किरीबाती, को से किरीबाती। मो से आ जाएगा मालदीव, मो से मालदीव। ई से इंडोनेशिया, ई से इंडोनेशिया, और से साओटोम, से साओटोम। तो इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से जो है आप याद रख सकते हैं। ट्रिक मेरा क्या था, CBI सो गया काका के कमाई से। ओके देन, तो भूमध्य रेखा से टोटल 13 देश गुजरते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं भूमध्य रेखा 13 देश से गुजरते हैं, और कितने महाद्वीप से होकर गुजरते हैं, तो वो बोलिएगा 3 महाद्वीप होकर गुजरते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, अब बोलेगा आपसे कि दक्षिण अमेरिका से कितने देश होकर गुजरते हैं, ये भी पूछ लेगा आपसे, तो बोलिएगा 3 देश से गुजरते हैं। एशिया से कितने देश होकर गुजरते हैं, एशिया में कितने देशों से होकर गुजरते हैं, तो बोलिएगा 4 देश से होकर गुजरते हैं। ठीक है, अफ्रीका में कितने देशों से होके गुजरते हैं भूमध्य रेखा, तो बोलिएगा 6 देश होके गुजरते हैं। तो 6 4 10, 10 3 13, तो टोटल जो है भूमध्य रेखा 13 देश से होके गुजरता है। ओके देन, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कर्क रेखा। ठीक है, अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। ये पूरा ग्लोब है, तो बीच वाली रेखा को अक्षांश या भूमध्य रेखा हम बोलते थे, जो कि हम पूरा जो है अच्छे से पढ़ लिए। ओके, अब जो है ये बीच वाली रेखा तो 0 डिग्री अक्षांश है, और ऊपर वाली जो रेखा है वो उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, क्या है, उत्तरी अक्षांश है। तो उत्तरी अक्षांश को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा जो स्थित है वो उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, और कितना डिग्री पे स्थित है, तो बोलिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा स्थित है। ओके देन, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं आगे। तो आप समझने का प्रयास करिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कर्क रेखा में, कर्क रेखा जो है वो कौन से झील, कर्क रेखा में कौन से झील है, तो आप बोलिएगा नासिर झील है। कर्क रेखा में कौन से झील स्थित है, तो नासिर झील स्थित है। और नासिर झील कहाँ पे है, तो वो मिस्र में है। नासिर झील कहाँ पे है, तो वो मिस्र में है। ओके देन, आगे समझने का प्रयास करिएगा। कर्क रेखा पर कुल कितने देश हैं। ठीक है, आपसे बोलेगा
कर्क रेखा पर कुल कितने देश हैं? तो देश अगर बोलेगा तो कर्क रेखा पर जो है टोटल 18 देश हैं। कर्क रेखा पर टोटल 18 देश हैं। ओके देन, और टोटल 18 देश में कितने महाद्वीप होके गुजरता है? तो आप बोलिएगा 3 महाद्वीप होके गुजरता है, जिसमें कि पहला दक्षिण अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा एशिया। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, तो ये महाद्वीप जो है होके गुजरता है। ओके देन, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दक्षिण अमेरिका में कितने देश आते हैं जो कर्क रेखा होके गुजरता है? तो 2 देश। ठीक है, अफ्रीका में कितने देश आते हैं जो कि कर्क रेखा होके गुजरता है? तो 8 देश। एशिया में कितने देश आते हैं? तो 8 देश आते हैं। तो 8 8 16, 16 2 18, तो टोटल जो है कर्क रेखा 18 देश होके गुजरता है। ओके, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं आगे। तो जैसे कि आप लोग को ओके, आप जो बोलेगा आपसे, आप बोलेगा कर्क रेखा पर, कर्क रेखा को जो 2 बार काटती है नदी, कर्क रेखा को जो 2 बार काटती है नदी, वो नदी का क्या नाम है? तो कर्क रेखा को ना 2 बार काटती है, वो नदी का नाम है माही नदी। माही नदी ना कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार ऐसे काटती है, एक बार ऐसे काटती है। ठीक है, एक बार ऐसे, एक बार फिर ऐसे, मतलब एक बार जाने वक्त काटती है, एक बार लौटने वक्त काटती है। ठीक है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली अगर नदी बोल दिया आपसे तो बोलिएगा माही नदी। ओके देना, आप समझने का प्रयास करते हैं। ओके, अब बोलेगा आपसे कि जब जो है कर्क रेखा पर सूर्य के किरणें, कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो इस दिन कौन सी घटना होती है? तो आप बोलिएगा कर्क संक्रांति होती है। जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है ना, तो इसमें एक घटना होती है, उस घटना को बोलते हैं हम लोग संक्रांति। ठीक है, कर्क संक्रांति बोलते हैं। और एक कर्क संक्रांति की घटना होती कब है? तो 21 जून को कर्क संक्रांति की घटना होती है, जो कि क्या होती है? और भी आपसे बोलेगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो बोलिएगा 21 जून। ठीक है, कर्क संक्रांति को दिन, कर्क संक्रांति के दिन ही जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध मतलब कर्क संक्रांति, कर्क रेखा तो उत्तर में पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है। ओके देन, आगे देखते हैं। अब जो है, अब हम देखने वाले हैं, ठीक है, अब हम देखने वाले हैं देश। ठीक है, कर्क रेखा पे टोटल कितना देश था? 18 देश था। कर्क रेखा पे टोटल 18 देश था, तो 18 देश को हम देखने वाले हैं। जैसे कि भूमध्य रेखा को ट्रिक के माध्यम से याद किए थे ना, तो कर्क रेखा को भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो कर्क रेखा पे टोटल कितने देश हैं? तो टोटल जो है वो 18 देश है। टोटल कितना देश है? तो टोटल 18 देश है। ओके देन, अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। इसका एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ट्रिक मेरा क्या है? ये बताओ मामा, ठीक है, ये बताओ मामा मामी से, ठीक है, ये बताओ मामा मामी से बाहर चाची इनाम ले आई। ठीक है, ट्रिक क्या बोले? ये बताओ मामा मामी से बाहर चाची इनाम ले आई। ठीक है, ये ट्रिक तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, और जो पढ़ाते हैं उसका नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आप लोग को ना दोबारा से रिविजन करने में आसान हो जाए। ओके, तो आप समझते हैं ध्यान से। ए से हो गया यूएई, ए से क्या हो गया? यूएई, यूएई। ओके, बो से हो गया बांग्लादेश, बो से बांग्लादेश, तो से ताइवान, तो से ताइवान, ओ से ओमान, ओ से ओमान, मो से माली, मा से माली, मा से माली, फिर मा से मटोनिया, ठीक है, मारतोनिया, मा से मारतोनिया, फिर मा से मैक्सिको, मा से मैक्सिको, फिर मी से म्यांमार, मी से म्यांमार। ओके, से सऊदी अरब, से सऊदी अरब, बाहर है ना तो बाहर से बाहामास, बाहर है तो बाहर मास। ओके, चाची में एक चा है तो चाड, चाची में चा है तो चाड, फिर ची है तो चीन, ची है तो चीन। ओके, ई है तो ई से इंडिया, ई से इंडिया। ओके, और ना है तो ना से नाइजर, ना से नाइजर। ठीक है, मो है तो मो से मोरक्को, मो से मोरक्को। ले है तो ले से लीबिया, ले से लीबिया, ले से लीबिया।
आई है ना, तो आई हम यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। आई में ओ आता है तो ओ से अल्जीरिया, ओ से अल्जीरिया। ई आता है तो ई से इजिप्ट, ई आता है तो ई से इजिप्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ये टोटल आपको ट्रिक के माध्यम से आपको याद कर लेना है। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, कॉपी में लिखा रहेगा, तो आप कभी भी जाके रिवीजन कर सकते हैं। और ये जो हम पढ़ाते हैं ना, कम समय में ज़्यादा कंटेंट इंक्लूड करते हैं इसमें, ताकि आप लोग का जो है एग्जाम का तैयारी है अच्छा से हो जाए। ओके देन, तो समझते हैं ध्यान से। तो ये तो आपको टोटल समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, आप समझते हैं ध्यान से। अब जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कि कर्क रेखा जो गुजरती है वो भारत में कितने राज्यों से होके गुजरती है, ये भी पूछेगा आपसे क्वेश्चन। तो बोलिएगा कि कर्क रेखा जो गुजरती है ना, भारत में 8 राज्यों से होके गुजरती है, भारत में 8 राज्यों से होके गुजरती है कर्क रेखा। और इसका जो ट्रिक बनाए हैं वो सीक्वेंस से बनाए हैं, ठीक है। मतलब कि पश्चिम से पूरब की ओर जाते हुए राज्यों का क्रम इस तरह से सजाए हैं। कैसे, तो ये जानते हैं। इसका ट्रिक बनाए हैं, जो कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन है, उससे पहले हम ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। ट्रिक मेरा क्या है, गरम चीज बात में, गरम चीज बात में, ठीक है। गरम चीज बात में इस तरह से ट्रिक है। और गो से गुजरात, रो से राजस्थान, आर्य मतलब हो गया रो राजस्थान, ठीक है। आर्य मतलब पूरा लिए हैं, आर्य मतलब राजस्थान। मो से एमपी, मो से मैं एमपी, ठीक है। मतलब एम जो है यहाँ पर, ठीक है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। ये है CHI है, मतलब छत्तीसगढ़, ठीक है। CHI से छत्तीसगढ़ इस तरह से लिखे हैं। और जो से झारखंड, जो से झारखंड, इंग्लिश में झारखंड कैसे लिखते हैं, JH लिखते हैं, तो वही जो से झारखंड। B से पश्चिम बंगाल, P से पश्चिम बंगाल। T से त्रिपुरा, T से त्रिपुरा। में है, में मतलब कि एमी है तो में है, तो मो से मिजोरम, मो ई से मिजोरम, ठीक है। मो ई से मिजोरम, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना है। ये सीक्वेंस बताए हैं हम, ओके। जो पूरब पश्चिम से पूरब की ओर जो राज्यों का क्रम है, कर्क रेखा पर स्थित राज्य, उस तरह से हम बताएं। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहता है तो आप जो है अच्छे से कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम और भी अच्छा से समझा सकते हैं, आपको समझा देंगे। ओके, आगे कुछ छूट गया था भूमध्य रेखा में, ठीक है, वो देख लेते हैं। आपसे बोलेगा कि भूमध्य रेखा पर, ठीक है, भूमध्य रेखा में कुछ क्वेश्चन छूट गया था, उसमें हम यहाँ देखने वाले हैं। तो भूमध्य रेखा पे पूछेगा आपसे, भूमध्य रेखा पे स्थित झील है, ठीक है। भूमध्य रेखा पे जो है वो स्थित झील है, तो वो झील का क्या नाम है, तो आप बोलिएगा भूमध्य रेखा पे जो स्थित झील है वो झील का नाम है विक्टोरिया झील। वो झील का क्या नाम है, विक्टोरिया झील है, ओके। और विक्टोरिया झील जो है वो कितने देशों से होके गुजरती है, ठीक है। विक्टोरिया झील जो है वो कितने देशों से होके गुजरती है, तो वो ना 3 देश से होके गुजरती है, 3 देश से होके गुजरती है। कौन कौन, तो केनिया, युगांडा, तंजानिया। केनिया, युगांडा, तंजानिया। केनिया, युगांडा, तंजानिया से जो है भूमध्य रेखा होके गुजरता है, ठीक है। मतलब विक्टोरिया झील के बारे में बोल रहे हैं। विक्टोरिया झील जो है वो भूमध्य रेखा पे स्थित है, और विक्टोरिया झील जो है वो 3 देश से होके गुजरता है। और वो 3 देश कौन कौन है, तो वो 3 देश है केनिया, युगांडा, तंजानिया। केनिया, युगांडा, तंजानिया जो है वो 3 देश है, ओके। आगे है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील पर कौन से 2 देश सीमा बनाती है, ओके। तो आप बोलिएगा युगांडा और तंजानिया। विक्टोरिया झील पे जो है वो 2 देश ऐसे हैं जिसका नाम है तंजानिया और युगांडा। ये 2 देश जो है जो कि सीमा बनाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे विश्व की दूसरे सबसे मीठे पानी की झील है, तो वो कौन सी है, तो विक्टोरिया झील है। जो विश्व की दूसरे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो विक्टोरिया झील है। और विश्व की सबसे नंबर 1 नंबर पे जो आते हैं मीठे पानी की झील, वो सुपीरियर झील है, ओके। तो दोनों आपको क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड करके अच्छे से समझा दिए। कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। आगे विक्टोरिया झील का उद्गम अगर बोलेगा आपसे, तो विक्टोरिया झील का उद्गम जो है, ओके, किस नदी, मतलब विक्टोरिया झील में कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो नील नदी का, ठीक है। नील नदी का जो उद्गम है वो विक्टोरिया झील में होता है, ओके। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, तो नील नदी है। और विक्टोरिया झील में जो है नील नदी का उद्गम है।
और नील नदी जो है, नील नदी का अगर आपसे मुहाना पूछ लिया, मतलब गिरती कहाँ पर यह है, ठीक है, निकलती है विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील उद्गम स्थल है। ओके, और ये नील नदी जो है ये गिरती कहाँ पर यह है, तो भूमध्य रेखा में जाके गिर जाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा में जाके गिर जाती है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। विक्टोरिया झील का उद्गम अगर बोलेगा तो नील नदी। ओके, और ये नील नदी जो है ये मुहाना, मतलब गिरती कहाँ पर यह है, तो भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है, जिसे बोलते हैं मुहाना। ओके, आगे देखते हैं। तो आगे आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं आगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम भूमध्य रेखा देखे, कर्क रेखा देखे, ठीक है, तो वैसे ही जो है अब हम मकर रेखा के बारे में जानेंगे। ओके, तो समझते हैं ध्यान से। देखिए, उत्तर वाला था कर्क रेखा, बीच वाला था अक्षांश या भूमध्य रेखा, नीचे वाला जो है दक्षिण, वो क्या है, तो वो है मकर रेखा। वो क्या है, तो वो है मकर रेखा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मकर रेखा, ठीक है, दक्षिणी वाला जो अक्षांश होता है ये मकर रेखा कहलाता है, मकर रेखा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। 27 डिग्री उत्तरी बोलेगा तो वो कर्क रेखा, 27 डिग्री अगर उत्तरी बोलेगा तो कर्क रेखा होगा, और 27 डिग्री दक्षिणी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, मकर रेखा हो जाएगा। ठीक है, मकर रेखा। मकर रेखा से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो बोलिएगा लिम्पोपो नदी। नदी काटती है मकर रेखा को 2 बार, तो क्या बोलेंगे, लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ओके, देन आगे क्या है, मकर रेखा पर, मकर रेखा जो है वो कितने महाद्वीपों से होके गुजरती है, तो क्या बोलेंगे, तो मकर रेखा जो है वो 3 महाद्वीपों से होके गुजरती है। ठीक है, कौन कौन, तो ये जानते हैं। पहला दक्षिण अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 महाद्वीप होके गुजरता है कौन, तो मकर रेखा। तो ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में 4 गो देश ऐसा है जो कि मकर रेखा होके गुजरता है, और अफ्रीका में 5 ऐसा देश है जो कि मकर रेखा होके गुजरता है, और ऑस्ट्रेलिया में 1 देश ऐसा है जो कि मकर रेखा जो है इस देश से होके गुजरता है। तो कहीं ना कहीं मकर रेखा जो है 10 देश होके गुजरता है। मकर रेखा पे वो 10 देश का जो नाम है वो हम ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। और वो ट्रिक मेरा क्या है, तो माँ अम्बा बचाओ पनामा से, माँ अम्बा बचाओ पनामा से, इस तरह से मेरा ट्रिक है। अब ट्रिक के माध्यम से देखिए कैसे जानते हैं। देखिए, मो से हो गया मेडागास्कर, ओ से हो गया अर्जेंटीना, बो से हो गया ब्राजील, बो से हो गया बोत्सवाना, चो से हो गया चिली, ओ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पो से हो गया पराग्वे, नो से हो गया नाम्बिया, मो से हो गया मोजाम्बिक, और से हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इस तरह से है जो मकर रेखा पे देश है वो 10 को देश है जो कि ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि मकर रेखा पे जो दिन होता है, ठीक है, वो सबसे बड़ा दिन ये कब होता है, तो वो होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, मकर रेखा पे सबसे बड़ा दिन जिसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो वो 22 दिसंबर को होता है। और 22 दिसंबर को जो है हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, मकर संक्रांति के रूप में इसे जाना जाता है। और मकर संक्रांति की घटना कब होती है, जब सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है, तब होती है। ओके देन, आप लोग को अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा कंटेंट जो है आप तक पहुंच सके। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम जानेंगे देशांतर के बारे में। ठीक है, हम पहले वाला वीडियो में जो है अक्षांश के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिए थे। ओके, अक्षांश और देशांतर में क्या अंतर है, तो अक्षांश और देशांतर में यही अंतर है कि मतलब कि सूता हुआ जो रेखा था, जो लाइनिंग रेखा था, सूता हुआ रेखा ऐसे ऐसे खींचा हुआ, वो क्या था, अक्षांश था। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य सागर रेखा, ये सब सारा जो है हम इस पहले वाला वीडियो में हम लोग देख लिए हैं। और आज जो हम जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं देशांतर के बारे में। ठीक है, और पूरी तरह से समझने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ समझ में आएगा। ओके, और आप लोग जो है नोट्स बना लीजिएगा कॉपी में ताकि आगे आप रिविजन कर सके। ओके, स्टार्ट करते हैं। देशांतर, देशांतर को समझने का प्रयास करिएगा। इसे इंग्लिश में बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। ओके, लॉन्गिट्यूड जो है इंग्लिश में बोला जाता है देशांतर को। ओके, तो देशांतर जो होती है ये उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहा जाता है। ओके, उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस तरह से लाइनिंग जो है ऊपर से नीचे खींचा गया है। ठीक है, इस तरह से लाइनिंग जो है ऊपर से नीचे खींचा गया है, इसे क्या बोलते हैं, देशांतर बोला गया है। ओके देन, समझने का प्रयास करिएगा। देशांतर की अगर कुल संख्या बोलेगा आपसे कि देशांतर कितना डिग्री पे है, देशांतर की कुल संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, तो बोलिएगा 360।
देशांतर की कुल संख्या कितनी थी? 360। ओके देन, और अक्षांश की कुल संख्या कितनी थी? 180। ओके, वो हम पहले वाले वीडियो में देख लिए हैं। तो देशांतर की कुल संख्या जो है वो 360 है। ओके, और दो देशांतर के मध्य दूरी, दो देशांतर के मध्य दूरी को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है गोरे। ठीक है, ये देशांतर हो गया इस तरह से। तो दो देशांतर है ना, 1 2 1 2, मतलब कि इस तरह से जो लाइनिंग के बीच में जो गैप है ना, वो दो देशांतर के मध्य दूरी को क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है गोरे। ओके देन, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि दो देशांतर के मध्य दूरी को क्या बोला जाता है, तो आप बोलिएगा गोरे बोला जाता है। ओके देन, आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, अब आपसे बोलेगा कि मैक्सिमम दूरी, देशांतर की मैक्सिमम दूरी कहाँ पे हो सकती है? ओके, तो देशांतर की जो मैक्सिमम दूरी है, मतलब अधिकतम दूरी, वो भूमध्य रेखा पे हो सकती है। भूमध्य रेखा पे जो है देशांतर की अधिकतम दूरी हो सकती है। कैसे? तो देखिए, यहाँ जो गैप है ना, यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। ये देखिए, इस तरह से गैप जो है ना, गैप इस तरह से लाइनिंग जो खींचा गया है, तो यहाँ बीच में जो गैप है, ये हो गया क्या? ये हो गया भूमध्य रेखा। ये क्या हो गया? भूमध्य रेखा हो गया। ओके, अब भूमध्य रेखा में क्या बोला गया कि मैक्सिमम दूरी, भूमध्य रेखा में जो है मैक्सिमम दूरी, ठीक है, मैक्सिमम दूरी कितना हो सकती है? तो 111.32 किलोमीटर, मतलब 111.32 किलोमीटर। ओके देन, तो देशांतर पे जो है, देशांतर की जो अधिकतम दूरी हो सकती है, वो हो सकती है मैक्सिमम भूमध्य रेखा पे। कहाँ हो सकती है? भूमध्य रेखा पे हो सकती है। ओके देन, और मिनिमम दूरी अगर पूछ लिया, कम दूरी अगर पूछ लिया, तो वो हो सकती है ध्रुवों पे। ठीक है, देशांतर की मिनिमम दूरी ध्रुवों पे, देशांतर की मैक्सिमम दूरी तो भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा ये हो गया इस तरह से बीच वाली रेखा, और ध्रुव जो हो गया, ये ध्रुव हो गया, जहां दक्षिण लिखे है ना, ये जो है इसका ध्रुव हो गया। ओके, ध्रुव मतलब कि ध्रुवों पे जो होगी वो देशांतर की न्यूनतम दूरी होगी, और कितना होगी? तो 0 किलोमीटर जो होगी वो देशांतर की न्यूनतम दूरी होगी। ओके देन, आगे समझते हैं। अब देखिए, अगर समझने का प्रयास करिएगा, अगर एक ऐसे खींची गई है, एक ऐसे खींची गई है, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? एक देशांतर अगर ऐसे करके खींची गई है, तो इसे हम बोलेंगे अर्धवृत्त। अर्धवृत्त इसे बोल सकते हैं। ओके, कैसे? तो ऐसे, मतलब कि ऐसे अगर एगो खींचा गया है तो इसे बोलते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, और यही एगो जो है फिर ऐसे दोनों जुड़ जाए तो इसे क्या बोलेंगे? इस तरह से दोनों अगर जुड़ जाए तो इसे बोलते हैं वृत्त, मतलब संपूर्ण वृत्त इसे बोल सकते हैं। ओके, संपूर्ण वृत्त बन जाएगा। अगर एगो है तो वो अर्धवृत्त हो गया, अगर दो गो हो गया, दोनों ऐसे जोड़ दिए, ठीक है, तो इसे संपूर्ण वृत्त बन गया। ओके, संपूर्ण वृत्त बन जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब जो है हम आगे समझाने का प्रयास करते हैं। ओके, देखिए आप, तो जैसे कि दोनों मिला देंगे तो वो दोनों वृत्त जो है संपूर्ण वृत्त बन जाएगा। ओके, आगे समझते हैं। देशांतर, तो देशांतर हो गया सीधे लाइन वाला। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर, इसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर को हम क्या बोल सकते हैं? ओके, डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ लेता है कभी कभी, 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रेखा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर को। ओके, और ये जो गुजरती है, ये कहाँ से होके गुजरती है? तो ये ग्रीनविच होके गुजरती है, ग्रीनविच से होके गुजरती है। और ग्रीनविच कहाँ पड़ता है? तो लंदन में पड़ता है। ओके, लंदन में ग्रीनविच पड़ता है। आगे है, इसीलिए इसे जो है ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ठीक है, ग्रीनविच होके गुजरती है देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा भी बोलते हैं। और ये जो है ग्रीनविच से होके गुजरती है। और ग्रीनविच कहाँ पे है? तो ग्रीनविच है लंदन में। लंदन में तो इंग्लैंड में। ओके, लंदन, इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके, तीनों चारों एक ही बात हुआ। ठीक है, चाहे लंदन बोले, ब्रिटेन बोले, यूके बोले। ओके, तो ये जो है ग्रीनविच से होके गुजरती है। ओके, ग्रीनविच से होके गुजरती है, और ग्रीनविच कहाँ है? तो लंदन में है। ओके, अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। इसीलिए इसे ना ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है, क्योंकि वहां से गुजरती है, तो इसे हम ग्रीनविच रेखा बोल सकते हैं। ओके, आगे अब देखिए, अब जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो गुजरती है, वो कहाँ कहाँ और किस किस देश से होके गुजरती है, ब्रिटेन के अलावा और किस देश से होकर गुजरती है वो जान लीजिए। ओके, तो पहला तो हो गया ब्रिटेन। ब्रिटेन को हम लोग यूके भी बोल सकते हैं, यूके बोल सकते हैं, लंदन बोल सकते हैं, इंग्लैंड बोल सकते हैं, तीनों तो एक ही बात है। ओके, तो यूके से भी गुजरती है,
देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा यूके से भी गुजरती है, स्पेन से भी होके गुजरती है, घना से होके भी गुजरती है। घना की राजधानी है अक्रा, याद रखिएगा। तो घना से होके भी गुजरती है, टोगो से होके गुजरती है, और बुर्किना फासो से होके गुजरती है, ओके, और फ्रांस से होके गुजरती है, अल्जीरिया से होके गुजरती है, माली से होके गुजरती है। कहीं ना कहीं जो है ये सारे देश से होके गुजरती है। ओके, तो आप लोग जो है इस सारा देश को, ठीक है, अच्छे से सजा लीजिएगा और कॉपी में नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा ताकि आप लोग को दोबारा से रिवीजन करने में आसान हो जाए। ओके देन, तो किस किस देश से होके गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा? तो यूके मतलब ब्रिटेन, स्पेन, घाना, टोगो, बुर्किना फासो, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, ये सब देश से होके गुजरती है। कौन? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा। ओके, आगे देखते हैं। अगर महासागर बोल दिया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है किस महासागर से होके गुजरती है, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलिएगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर से जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है होके गुजरती है। ओके देन, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब बोलेगा आपसे 0 डिग्री देशांतर रेखा किस झील से होके गुजरती है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा किस झील से होके गुजरती है? तो वो होके गुजरती है कौन सी झील से? तो लेक वाल्टा झील से होके गुजरती है। लेक वाल्टा झील होके गुजरती है कौन सी रेखा? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है लेक वाल्टा झील से होके गुजरती है। जो कि लेक वाल्टा झील किस देश में पड़ता है? तो वो पड़ता है घाना में। कहां पड़ता है? घाना में पड़ता है। और घाना का कैपिटल क्या होता है? तो अक्रा। ठीक है, घाना की कैपिटल अक्रा। ओके देन, और घाना में ही जो है लेक वाल्टा झील है, जो कि इस झील से 0 डिग्री देशांतर रेखा होके गुजरती है। ओके, झील बोलेगा तो लेक वाल्टा, महासागर बोलेगा तो अटलांटिक महासागर। आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, इसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी इसे बोलते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा इसे बोलते हैं। ओके देन, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे समझने का प्रयास करिएगा कि इसे जो है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कब निर्धारित किया गया, किस सम्मेलन में निर्धारित किया गया। ओके, वो समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, ये जो है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, वाशिंगटन डीसी कहां पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। तो वही जो है अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ओके, तो ये जो है 1884 में वाशिंगटन डीसी सम्मेलन हुआ था। वाशिंगटन डीसी सम्मेलन में यहीं पे बताया गया कि ये जो देशांतर है ये पूरा जो है विश्व का समय निकाला जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं जो है यही देशांतर को जो है 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो घोषित किया गया वो 1884 ईस्वी में घोषित किया गया। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से अंतरराष्ट्रीय समय भी निकाला जाता है। ठीक है, यही बात बोला गया है कि यही देशांतर से पूरा विश्व का समय निर्धारित किया जाता है कि किस देश में कौन सा समय अभी हो रहा होगा। अगर यहाँ 12 बजा है तो ब्रिटेन में कौन समय हो रहा होगा। तो ये सारा जो समय निकाला जाता है, इस सारा जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही निकाला जाता है। ओके देन, अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला गया। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अब देखते हैं दूसरा। देखिए, अब देखिए देशांतर तो ये हो गया जो सीधा रेखा है। ओके, ये हो गया उत्तरी, ये हो गया दक्षिणी। उत्तरी से दक्षिण मिलाने वाली रेखा को ही देशांतर रेखा कहा जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा। ओके देन, अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। ओके, अब देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कितना होता है? तो 360 देशांतर को अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा बोला जाता है, जिसे बोलते हैं IST। तो इसकी संख्या कितनी थी देशांतर रेखा की? 360 थी। ओके, इसे जो अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा बोला जाता है। अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली रेखा को ही देशांतर रेखा बोला जाता है। अब इसे समझने का प्रयास करिएगा कि इसके पीछे भी ना एक रेखा होती है। देशांतर के पीछे भी एक रेखा होती है जो कि हम लोग को दिखाई नहीं देती है। ओके, ये पृथ्वी गोल है तो देशांतर के पीछे वाले जो डॉट डॉट करके जो रेखा है ना, ये हमें दिखाई नहीं देती है। ये पीछे होती है, जो लाइन है ना ये पीछे होती है।
जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर। इस लाइन को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री देशांतर। ओके देन, तो समझने का प्रयास करिएगा कि 180 डिग्री देशांतर किसे बोलते हैं और 360 डिग्री देशांतर किसे बोलते हैं। ओके देन, तो 360 तो समझ में आ गया कि जो दिख रहा है 360 है, और जो नहीं दिख रहा है वो लाइन को बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर। उसका जो डिग्री में बोला जाएगा तो 180 डिग्री देशांतर होगा। ओके देन, आगे 180 डिग्री देशांतर जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलेंगे। तिथि, फर्क सिर्फ इतना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर को बोलते हैं, और 360 को क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा बोलते हैं। ओके देन, दोनों में फंसिएगा नहीं। 360 में अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, 180 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ओके, अब आगे देखते हैं। 180 डिग्री देशांतर जो है ये प्रशांत महासागर बेरिंग जल संधि होके गुजरती है। ओके देन, 180 डिग्री देशांतर जो है ये प्रशांत महासागर और बेरिंग जल संधि होके गुजरती है। 180 डिग्री देशांतर, और 360 डिग्री देशांतर जो थी, 360 डिग्री जो देशांतर थी, ठीक है, वो कहां से होके गुजरती थी, तो वह गुजरती थी अटलांटिक महासागर से होके। लेकिन 180 बोल दिया तो प्रशांत महासागर से होके, बेरिंग जल संधि से होके, ठीक है, ये सब गुजरती है। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। 180 डिग्री देशांतर जो है, 180 डिग्री देशांतर को 3 बार मोड़ा जाता है। ठीक है, 3 बार मोड़ा गया है। ओके, 180 डिग्री देशांतर को जो है 3 बार मोड़ा गया है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए ताकि किसी भी देश में 2 तिथियां ना हो, 2 तिथि निर्धारित ना हो, इसीलिए जो है 180 डिग्री देशांतर को 3 बार मोड़ा गया है। ओके देन, आगे अब टाइम जोन की बात बोलते हैं हम। ओके, टाइम जोन समझिएगा, प्रयास करिएगा। टाइम जोन जो है, देखिए इंडिया में अगर टाइम जोन बोलेगा कितना है तो वो 1 है। इंडिया में टाइम जोन कितना है तो वो 1 है। फ्रांस में बोलेगा तो 12 है, फ्रांस में 12 है। यूके में बोलेगा और ऑस्ट्रेलिया में बोलेगा तो टाइम जोन कितना है, 9 है। यूके और ऑस्ट्रेलिया में बोलेगा तो टाइम जोन कितना है, 9 है। कनाडा में बोलेगा तो टाइम जोन 6 है, और सबसे ज़्यादा कहाँ है तो फ्रांस में है। सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ पे है तो वो फ्रांस में है। कितना है तो 12 टाइम जोन है। तो आपसे अगर बोलेगा कि सबसे ज़्यादा टाइम जोन तो फ्रांस में, सबसे कम तो इंडिया में है, मात्र 1 ही है। ओके, तो यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, भारतीय मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ओके, भारतीय मानक समय जो है ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। हमारा जो भारत है वो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। ओके, जो 5 राज्यों से होके गुजरता है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो 5 राज्यों से होके गुजरता है, जो कि भारत में है। ठीक है, वो 5 राज्य कौन कौन है, तो आइए हम ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। इसका ट्रिक याद रखिएगा, यू कोमा इसका ट्रिक है। ओके देन, अब समझने का प्रयास करिएगा। यू से हो गया यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, सी से हो गया छत्तीसगढ़, ओके, ओ से हो गया उड़ीसा, एम से हो गया एमपी, ए से हो गया आंध्र प्रदेश। ओके, तो यहां तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। आगे अब देखिए, आगे देखते हैं। अब जो है मानक समय ज्ञात करना है आपको। ठीक है, मानक समय देखिए कैसे ज्ञात किया जाता है कि किस देश में कौन सा समय होगा। ओके, तो समझते हैं। देखिए, टोटल देशांतर की संख्या कितनी है, 360 है। ओके, टोटल घंटा कितना होता है, 24 होता है। टोटल देशांतर की संख्या 360, टोटल घंटा कितना होता है तो 24 घंटा होता है दिन भर में। ओके, आप समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए मानक समय हम कैसे निकालते हैं। ओके, अब देखिए 360 देशांतर है, ठीक है, घंटा कितना है, टोटल देशांतर कितना है 360 है, ठीक है, और टोटल घंटा कितना है 24 घंटा होता है। तो 360 बराबर 24 गुना, और घंटा को मिनट में बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा तो 60 से गुना करना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ई जो है यहां आ सकता है, 360 जो है यहां आ गया ना। अब देखिए 1 0 काट दिए, फिर 6 से 36 काटेंगे कितना बार में तो 6 बार में, और 6 से 24 कितना बार में कटेगा 4 बार में। ये 4 जो निकला मेरा, तो 1 डिग्री में 4 मिनट समय निकला, 1 डिग्री में 4 मिनट समय निकला ना, 4 मिनट समय। अब यहां पे समझने का प्रयास करिएगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट,
ओके, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 15 डिग्री बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। ओके, 15 चौक करेंगे तो 60 हो जाएगा, मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूमती है पृथ्वी। ओके देन, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे समझने का प्रयास करिएगा। ओके, तो 15 गुना जब 4 करें तो क्या होता है? 60 होता है, मतलब कि 15 डिग्री 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है। एक घंटा में 15 डिग्री घूमती है। अब आधा घंटा निकालने बोल देगा, तो ये 15 को जो है आधा कर देंगे तो 7.5 हो जाएगा, और बराबर देखिए आगे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्या है तो समझने का प्रयास करिएगा। इससे पहले नोट्स देख लीजिए, नोट्स देख लीजिए। देशांतर अगर पूरब में पूछ लिया, ठीक है, तो प्लस होगा। पश्चिम में पूछ लिया तो माइनस होगा, ठीक है। मतलब समय जो है पूरब में बढ़ता है और समय जो है पश्चिम में घटता है। यहां सिर्फ नोट समझ के आप याद कर लीजिए, हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। देखिए, अब देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। यदि लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं, यदि लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं, ओके, तो भारत में समय क्या होगा, तो वो समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। ओके, लंदन में कितना? 12 बजा है। हमारा जो भारत है पूर्वी 82 डिग्री पूरब में है, 82 डिग्री पूरब में है। और यहाँ देखिए नोट्स में क्या बोला गया है, देशांतर पूरब में हो तो प्लस होगा, ठीक है। तो मुझे पूरब में जाना है, क्योंकि मुझे भारत का पता करना है ना, भारत का पता करना है। तो यहाँ देखिए 0 डिग्री देशांतर, अब भारत कितना है? 82 डिग्री देशांतर है, तो 0 से गया 82 में, तो 82 हुआ ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए 1 मिनट में 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता था ना, हम निकाले थे यहाँ पर, या 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता था ना। तो वही जो है 82 गुना जब 4 करेंगे, 82 गुना जब 4 करेंगे, जब काट छांट करेंगे आप, ठीक है, काट छांट जब करेंगे तो आपका टोटल जो है 5.5 घंटा निकल के आएगा। टोटल जो है 5.5 घंटा निकल के आएगा, निकला ना। तो अब देखिए, अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। लंदन में 12 बजा था, लंदन में 12 बजा था, ठीक है, लंदन में 12 बजा था। तो भारत में समय कितना होगा? भारत में समय कितना होगा? देखिए 5.5 घंटा निकाले, तो लंदन वाले समय में 5.5 घंटा जोड़ देना है। तो 12 और 5.5 कितना होता है? 17.5। तो 17.5 जब बजा तो कितना समय हो गया, आप ही बताइए। 17.5 बजा तो कितना समय हो गया? तो 5.5 बज गया। तो भारत में कितना समय हो जाएगा? तो 5.5 बजेगा। लंदन में 12 बजा है तो भारत में 5.5 बजेगा। तो कंसेप्ट, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप लोग को टोटल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और जितना पढ़ा रहे हैं उतना नोट्स बना लीजिएगा, ताकि जो है आपके एग्जाम में 4 चांद लग सके। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कंटेंट जो है आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम जानेंगे, ये ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें कि आज के चैप्टर जो है वो हम पढ़ने वाले हैं चट्टान के बारे में, ठीक है। अगर मेरा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, उसमें हम टोटल कंसेप्ट क्लियर किए हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चट्टान, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चट्टान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो समझते हैं ध्यान से। देखिए चट्टान कहते किसको हैं, पहले उसे समझ लीजिए। ओके, ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले, ठीक है, पृथ्वी पर जो है पाए जाने वाले मुलायम एवं कठोर पदार्थ को, मुलायम एवं कठोर पदार्थ को क्या कहा जाता है? चट्टान कहा जाता है, ठीक है। मुलायम एवं कठोर पदार्थ को चट्टान की श्रेणी में इसे रखा गया है। तो अब जो है इसे के आगे हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये चट्टान का रूप लिया, कैसे ये चट्टान बना। ओके, तो समझते हैं ध्यान से। पहले तो जान लीजिए कि चट्टान जो है वो 3 प्रकार के चट्टान होते हैं, ठीक है। चट्टान जो है वो 3 प्रकार के चट्टान होते हैं। ओके, अब वो कौन कौन चट्टान होते हैं? तो एक होते हैं आग्नेय चट्टान, एक होते हैं अवसादी चट्टान, और एक होते हैं कांतरित चट्टान, ठीक है। तो आग्नेय, अवसादी और कांतरित को ही बोला जाता है रूपांतरित चट्टान, ठीक है। आप लोग जो है नोट्स बना लीजिएगा, जो भी पढ़ाते हैं वो कॉपी में लिख के नोट्स बना लीजिए, ताकि आप लोग को जो है दोबारा रिवीजन करने में आसान हो। ओके, तो पहले हम आग्नेय चट्टान के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, आग्नेय चट्टान को जो है बोला जाता है इग्नियस रॉक। क्या बोला जाता है? इग्नियस रॉक बोला जाता है। ओके, और अवसादी चट्टान को क्या बोला जाता है?
तो सेडिमेंट्री रॉक। ओके, अब सादी चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक और अग्नि चट्टान को इग्नियस रॉक बोला जाता है। और कांतरित और रूपांतरित चट्टान को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, तो मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक इसे बोला जाता है। तो हम देखने वाले हैं अग्नि चट्टान के बारे में, तो इसे समझने का प्रयास करिएगा। अग्नि चट्टान को जो है प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा गया है। अग्नि चट्टान को प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो है सबसे पहले जो है ये अग्नि चट्टान का ही विकास हुआ, ये रूप हुआ। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। अग्नि चट्टान को प्राथमिक चट्टान या मूल चट्टान भी इसे बोल सकते हैं। प्राथमिक चट्टान या मूल चट्टान भी इसे आप बोल सकते हैं। ओके देन, अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले जो है यही चट्टान का विकास हुआ था, यही चट्टान हुआ था। अब ये चट्टान का रूप लेता कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है चट्टान का, उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं पृथ्वी को 3 कालखंडों मतलब 3 श्रेणी में बांटा गया था, क्रस्ट, मेटल, कोर। क्रस्ट, मेटल, कोर, तो भूपट्टी में पाए जाने वाले को चट्टान बोला गया है। ठीक है, चट्टान बोला गया है। और यही चट्टान का जो विकास है वो कैसे होता है वो देख लीजिए। देखिए निर्माण कैसे हुआ है, समझने का प्रयास करिएगा। ये हो गया मान लीजिए पृथ्वी, ये जो है ये पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के अंदर ना धधकता हुआ, पृथ्वी के अंदर धधकता हुआ जो है मेघमा रहता है। क्या रहता है? मेघमा रहता है। ओके, और वही मेघमा धूप, ताप, गर्मी, मतलब कि गर्मी उर्मी दबाव उबा के जब वही मेघमा जब बर्दाश्त नहीं होता है मेघमा को, तो वही जब छोटा सा छिद्र लेके जब उठना और विस्फोट होना, फटाफट फूटना जब स्टार्ट कर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हो गया नीचे, पृथ्वी के नीचे क्या है, ये मेघमा है, तरल पदार्थ है, जिससे तरल पदार्थ को क्या बोला गया है, मेघमा बोला गया है। ओके, जब फूटना स्टार्ट करता है, ये छोटा सा छिद्र होता है यहाँ पे, ठीक है, यही जब फूटते 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 जब ऊपर आ जाता है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये छोटा सा छिद्र को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्रेटर। ये छोटा सा छिद्र को क्या बोलते हैं, क्रेटर। फिर से समझने का प्रयास करिए। पृथ्वी के अंदर जो है धधकता हुआ मेघमा है, जिसे हम पदार्थ बोलते हैं, धधकता हुआ पदार्थ मेघमा। और मेघमा जो ये छोटा सा छिद्र से निकलते 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 जो विस्फोट होकर जो बाहर आता है ना, तो यही मेघमा जो है ये ठंडा हो जाता है। यही मेघमा जो है जो धधकता हुआ बाहर निकला, यही मेघमा जो ये ठंडा हो जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है तब इसे लावा बोलते हैं। ठीक है, तब क्या हो जाता है, जब ये ठंडा हो जाता है मेघमा, तो लावा के रूप ले लेता है। और यही लावा को हम क्या श्रेणी में रखते हैं, तो चट्टान की श्रेणी में इसे रखते हैं। ओके, यही लावा जो है चट्टान का रूप ले लेता है, यही लावा। ठीक है, तो यही जो है पहले पदार्थ होता है, पहले मतलब मेघमा होता है। मेघमा जब ऊपर आता है तो धधकता हुआ ऊपर फुटते 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 फिर वो लावा बन जाता है। ठीक है, और मेघमा जिस छिद्र से निकलता है उसे क्रेटर बोलते हैं। आज जब मेघमा जब पूरा धधकता हुआ जब बाहर आ जाता है, तो वही जो है मेघमा क्या बन जाता है, लावा का रूप ले लेता है। वही लावा जब ठंडा हो जाता है तो वही चट्टान का रूप ले लेता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वही चट्टान का रूप जो लेता है, जो प्राथमिक चट्टान के रूप में जो बाहर आता है, उसे हम लोग बोलते हैं अग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं, अग्नेय चट्टान बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, अब आगे देखते हैं अग्नेय चट्टान। ठीक है, अग्नेय चट्टान में ना जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो धधकता हुआ मेघमा फूट के बाहर आया, तो उसमें जीवाश्म की कोई बात तो है ही नहीं। ओके, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं कि अग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन कौन है, कौन कौन अग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं, वो देख लेते हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, ग्रेनाइट। आपसे पूछेगा ग्रेनाइट किस श्रेणी में रखा गया है, तो अग्नेय चट्टान की श्रेणी में रखा गया है। क्या, तो ग्रेनाइट। उसके बाद आता है ग्रेबो, उसके बाद आता है बेथोलिथ। क्या आता है, बेथोलिथ। क्या क्या बोले, ग्रेनाइट, ग्रेबो, ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेथोलिथ, लेपोलिथ। ओके, ये सब जो है अग्नेय चट्टान की श्रेणी में रखा गया है। ओके, फेकोलिथ, सील, डाइक और बेसाल्ट। ठीक है, फेकोलिथ, सील, डाइक, बेसाल्ट, इस सारा जो है ये कहीं न कहीं अग्नेय चट्टान के श्रेणी के अंतर्गत ये सब आते हैं। ओके, तो आपसे एग्जाम्पल ही ज़्यादातर पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा, और लिखने के लिए बोलेगा तो बोल दीजिएगा कि ज्वालामुखी फूटने से अग्नेय चट्टान का विकास हुआ है, चट्टान का रूप लिया है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब बता ही दिए हैं कि कैसे फूटा, कैसे निकला बाहर। ओके, तो ये तो हो गया अग्नेय चट्टान का पूरा एकदम समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो हम देखेंगे, ठीक है, अब हम देखेंगे
आगे ओके, आग्नेय चट्टान के अंतर्गत एक और बात पूछी जाएगी आपसे बेसाल्ट के बारे में, ठीक है। बेसाल्ट जो है वो किस चट्टान का रूप है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। बेसाल्ट किस चट्टान के रूप है, किस चट्टान के अंतर्गत आते हैं, तो बेसाल्ट भी जो है आग्नेय चट्टान का ही एक उदाहरण है। और आपसे बोलेगा बेसाल्ट चट्टान कहाँ पाए जाते हैं, तो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में किस पठार में पाए जाते हैं महाराष्ट्र के, तो वो दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र में है वहीं पे यह जो है बेसाल्ट चट्टान पाए जाते हैं ज्यादातर। ओके, और सबसे ज्यादा मतलब बेसाल्ट चट्टान से किस मिट्टी का विकास हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बेसाल्ट चट्टान से किस मिट्टी का विकास हुआ है, तो आप बोलिएगा काली मिट्टी का विकास हुआ है, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का विकास हुआ है। ओके देन आगे देखते हैं। ओके, अब काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी प्रसिद्ध है। ओके, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। ओके, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी। तो हम देख लिए आग्नेय चट्टान के बारे में, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं अपसादी चट्टान के बारे में, ठीक है, क्योंकि चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, अग्नेय, अपसादी, कैंत्रित। अग्नेय के बारे में कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब देखते हैं अपसादी चट्टान के बारे में। तो अपसादी चट्टान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है अपसादी चट्टान को। ओके, अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। इसमें ना सबसे ज्यादा मतलब जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, मरा जीता जो भी है सारा जो है जीवाश्म की मात्रा जो पाई जाती है, तो वो जो है मतलब कि कीड़े मकोड़े वो सब जो मर जाते हैं तो जीवाश्म का जो है रूप ले लेती है, ठीक है। और वही जो आगे चल के पेट्रोलियम बन जाता है, तो ही हम इसमें जानेंगे। तो आपसे बोलेगा अपसादी चट्टान में क्या पाए जाते हैं, तो जीवाश्म पाए जाते हैं, जिसमें कि कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, ये सब जो है अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। अपसादी चट्टान से ही कोयला, पेट्रोलियम का विकास हुआ है, निर्माण हुआ है। ओके देन आगे, अब बोलेगा आपसे पेट्रोलियम किस घाटी से निकाले जाते हैं, पेट्रोलियम की मात्रा किस घाटी में ज्यादातर निकाले जाते हैं, तो आप अगर घाटी बोल दिया तो दामोदर नदी घाटी से निकाले जाते हैं। ये क्या निकाले जाते हैं, तो पेट्रोलियम निकाले जाते हैं दामोदर नदी घाटी से। ओके, अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया, दामोदर नदी घाटी ऑप्शन में नहीं दिया, तो आप क्या मार सकते हैं, गोदावरी या महानदी भी मार सकते हैं। गोदावरी घाटी और महानदी घाटी भी आप मार सकते हैं। ओके, पेट्रोलियम किससे निकाले जाते हैं, दामोदर नदी घाटी से निकाले जाते हैं, या ऑप्शन में दामोदर नहीं दिया तो गोदावरी और महानदी घाटी आप लगा सकते हैं। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं आगे। देखिए अपसादी चट्टान का निर्माण समझिए कैसे हुआ है। अपसादी चट्टान का निर्माण देखिए कैसे हुआ है। जैसे आप आग्नेय चट्टान को समझे ना, वही अपसादी चट्टान को समझना है आपको। देखिए अपसादी चट्टान का निर्माण कैसे हुआ। आग्नेय चट्टान के अपसादों से, आग्नेय चट्टान के अपसादों से अपसादी चट्टान का निर्माण हुआ है। कैसे, तो देखिए ये हो गया आग्नेय चट्टान, ये हो गया आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टान के ऊपर पानी जाएगा, समुद्र का लहर जाएगा, हवा जाएगा, तो धूल के उड़िया उड़िया के पूरा एकदम परत दर जो है ना, परत दर करते करते परतदार हो जाता है, ये परतदार जमा हो जाता है। तो इसीलिए यही चीज को आग्नेय चट्टान के अपसादों से जो अपसादी चट्टान का निर्माण हुआ है, तो वही आपसे अगर पूछेगा कि अपसादी चट्टान का निर्माण किससे हुआ है, तो आग्नेय चट्टान के अपसादों से अपवर्तन से, घिसाव से अपसादी चट्टान का निर्माण हुआ है। और परत जब जमा हो जाते हैं तो इसीलिए इसे परतदार चट्टान भी इसे बोला जाता है। तो आपसे बोलेगा कि परतदार चट्टान किसे बोला जाता है, तो क्या बोलेंगे, अपसादी चट्टान को भी परतदार चट्टान आप बोल सकते हैं। अपसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान बोलते हैं। और इसका विकास किससे हुआ है, तो आग्नेय चट्टान के अपसादों से हुआ है, अपवर्तन से हुआ है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं ध्यान से। यहां एग्जाम्पल, अपसादी चट्टान के एग्जाम्पल समझिए। लोयस किसका उदाहरण है, तो अपसादी चट्टान का उदाहरण है। बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है, तो अपसादी चट्टान का उदाहरण है। चूना पत्थर अपसादी चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। कोयला अपसादी चट्टान का उदाहरण है, अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। पीट अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। खड़िया अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। टीलाइट अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। सेल
चाक ये अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। डोलोमाइट ये अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। तो सारा जो देखे ना आप एग्जाम्पल, ये सारा का सारा जो है अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। सारा किस चट्टान के अंतर्गत आते हैं? अपसादी चट्टान के अंतर्गत जो है ये सारा चीज आते हैं। ये चीज याद रखिएगा। ओके, देन उम्मीद है कि आप लोग को अपसादी चट्टान में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन अपसादी चट्टान के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्या बोलेंगे? इनमें से कौन कौन अपसादी चट्टान के अंतर्गत नहीं आते हैं। 4 गो ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। अब वो 4 ऑप्शन कौन कौन है देखिए। आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए में कोयला क्या अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं? तो हाँ आते हैं। चौक अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं? आते हैं। डोलोमाइट अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं। लेकिन ग्रेनाइट क्या अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं? तो क्या बोलेंगे आप? नहीं, ग्रेनाइट अपसादी चट्टान के अंतर्गत नहीं आते हैं। ओके देन, तो उम्मीद है कि पूरा कंसेप्ट जो है आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, और ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं, ना कि अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस तरह से बता सकते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। अब तीसरा हम देखने वाले हैं रूपांतरित चट्टान या फिर कांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान बोले या कांतरित चट्टान बोले, दोनों एक ही बात है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। ओके, रूपांतरित चट्टान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है रूपांतरित चट्टान या कांतरित चट्टान को। ओके, अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। रूपांतरित चट्टान का विकास कैसे हुआ है वो समझते हैं। देखिए, ताप दाब के कारण, दबाव के कारण, ठीक है। ये भी तो फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ताप दाब, आग्नेय चट्टान और अपसादी चट्टान ही, आग्नेय चट्टान और अपसादी चट्टान का दूसरा रूप ही रूपांतरित चट्टान है, क्योंकि अपसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान के दबाव के वजह से नया चीज का जो निर्माण होता है ना, उसे रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत रखे गए हैं। और किताबी भाषा में यहां लिखा गया है कि ताप दाब के कारण कुछ आग्नेय कुछ अपसादी का दूसरा रूप में बदल जाना है, रूपांतरित चट्टान इसे बोलते हैं। ओके देन, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखते हैं आगे। देखिए, आग्नेय चट्टान में अगर बोलेगा तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते थे। ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या थे? तो आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते थे। रूपांतरित चट्टान में और कौन कौन आएंगे? तो नीस और सिल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। ओके, अच्छे से समझिए। देखिए, आग्नेय का रूपांतरित रूप ग्रेनाइट और बेसाल्ट, आग्नेय का रूपांतरित रूप ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ओके, रूपांतरित आप समझिए। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण अगर आपसे बोल दिया, ठीक है, तो नीस और सिल्ट, ठीक है, ये रूपांतरित चट्टान का ये उदाहरण है, नीस और सिल्ट। ओके देन, अब समझते हैं अपसादी चट्टान के उदाहरण में कौन कौन आ जाते हैं? तो कोयला, चौक और सेल जो है अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। अपसादी चट्टान के ये रूपांतरित रूप हैं। ओके, रूपांतरित रूप का मतलब आप समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। नया रूप में बदल जाना रूपांतरित रूप। जैसे कोयला किसका रूपांतरित रूप है? तो अपसादी चट्टान का रूपांतरित रूप है। अब समझ में आ गया होगा, कोयला किसका रूपांतरित रूप है? तो अपसादी चट्टान का रूपांतरित रूप है। तो वही हम बोले हैं कि यहां से देखिए, आग्नेय चट्टान किसका रूपांतरित रूप है? तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट किसका रूपांतरित रूप है? तो आग्नेय चट्टान का रूपांतरित रूप है। ओके, और आग्नेय चट्टान के रूपांतरित रूप में कौन कौन आते हैं? तो नीस और सिल्ट जो है आग्नेय चट्टान के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, जो कि आग्नेय चट्टान का ही रूपांतरित रूप में नीस और सिल्ट आते हैं। ओके, अब देखिए, अपसादी चट्टान के रूपांतरित रूप में कौन कौन आ जाएंगे? कोयला, चौक और सेल अपसादी चट्टान के अंतर्गत आएंगे। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो अपसादी चट्टान के रूपांतरित रूप के अंतर्गत आएंगे। मतलब अपसादी चट्टान से चूना पत्थर का विकास हुआ है, ठीक है, इसे समझने का प्रयास करिएगा। ओके, और रूपांतरित चट्टान देखते हैं लास्ट। रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? नया रूप, जो धूप ताप गरम से तपा के नया रूप तैयार किया जो गया है, वो किसके अंतर्गत रखा गया है? तो रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। जैसे कि हीरा किसका रूपांतरित रूप है?
ठीक है। तो कांतरिक चट्टान या रूपांतरित रूप बोल सकते हैं आप, ठीक है। कांतरिक चट्टान भी बोल सकते हैं इसे। तो रूपांतरित रूप चट्टान में कौन आते हैं? तो हीरा। हीरा कांतरिक चट्टान का दूसरा रूप है, रूपांतरित रूप है। ओके। संगमरमर और स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो कांतरिक चट्टान का रूपांतरित रूप है, कांतरिक चट्टान का रूपांतरित रूप है। ओके। क्वार्टजाइट किसका रूपांतरित रूप है? तो कांतरिक चट्टान का रूपांतरित रूप। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं भी आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ओके। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को मेरा कंसेप्ट और कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुंच सके। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज जो है ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें कि आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा और जल मंडल के बारे में। ओके देन, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्वार भाटा कहाँ किसे जाता है पहले वो समझ लीजिए। सागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और सागरीय जल का ऊपर उठा हुआ नीचे गिरना भाटा कहलाता है। तो सागरीय जल का ऊपर और नीचे गिरने को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। ओके देन, किताबी भाषा में अगर बोले आपसे तो ऐसे आप बोल सकते हैं, सागरीय जल का ऊपर उठ के आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं और सागरीय जल का नीचे गिर के पीछे लौटने को भाटा बोलते हैं। ओके। तो ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा, तो ज्वार भाटा। अब देखिए, मुख्य कारण कौन कौन है ज्वार भाटा उत्पन्न होने के वो देख लेते हैं। पहला कारण है चंद्रमा का आकर्षण बल, दूसरा कारण है सूर्य का आकर्षण बल और तीसरा जो कारण है वो पृथ्वी का अपकेंद्री बल। ठीक है, ये 3 कारण की वजह से जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है सागर में। ओके देन, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज्यादा ज्वार भाटा भारत में कहां पे आता है? तो क्या बोलेंगे? तो अब बोलिएगा, भारत में सबसे ज्यादा ज्वार भाटा आता है गुजरात में। गुजरात के कहां पे? तो ओखा तट पे। कहां पे आता है? ओखा तट पे सबसे ज्यादा ज्वार भाटा आता है, ज्वार आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा। और कितना मीटर उठता है? तो 2 से 3 मीटर जो है ये उठता है। ओके, सबसे ज्यादा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है, जिसके वजह से दिन रात होता है। ओके। तो पृथ्वी पे पानी है, पृथ्वी पे पानी है, सागर है, प्रशांत महासागर है, सागरीय जल, सारा जितना भी चीज है वो पृथ्वी पे ही है ना। ओके। तो इसे समझने का पहले प्रयास करिएगा। देखिए, यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए, ये पूरा पृथ्वी हो गया, ये पूरा पृथ्वी हो गया। ओके, ये पूरा पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के ऊपर क्या है? जल है। पृथ्वी के ऊपर जल है। और ये जो हम ऐसे डोनोट किए ए से, ये उठा हुआ पानी है। ठीक है, ये उठा हुआ पानी है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ज्वार बोलते हैं। ओके। तो पहला रीजन क्या हो गया कि ज्वार उठा हुआ। पहला रीजन किसके वजह से जो है ज्वार उत्पन्न हो सकता है? तो पहला रीजन हो गया चंद्रमा की वजह से। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, बी पॉइंट, मतलब कि बी पॉइंट हम नोटिस किए, जैसे कि ए पॉइंट ये हो गया, ए पॉइंट ये हो गया। ओके। और दूसरा पॉइंट पे अगर ज्वार भाटा अगर आता है, बी पॉइंट पे अगर ज्वार भाटा आता है तो पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण होता है। पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण ये ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, पृथ्वी पर एक दिन में जो 2 बार ज्वार आता है, पृथ्वी पर ना एक दिन में 2 बार ज्वार आता है। ठीक है, कैसे? तो समझते हैं ध्यान से। ओके, 2 बार ज्वार आता है। अब देखिए, कुछ अपवाद में भी है, कुछ अपवाद में भी जगह है। ठीक है, जहां पे इंग्लैंड है, कुछ अपवाद में एक ऐसा जगह है जिसका नाम है इंग्लैंड के साउथ थम्पटन में, यहाँ पे ना 4 बार ज्वार आता है। ठीक है, लेकिन ये अपवाद में है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ओके, जैसे कि ज्वार भाटा जैसे ए बिंदु से उठा ना, ज्वार भाटा अगर ए बिंदु से उठा तो वही बिंदु पे फिर से अगर उठेगा ना तो कितना टाइम लेगा? ज्वार भाटा जहां से उठा है, फिर से अगर वहीं से अगर ज्वार उठेगा तो कितना टाइम लेगा? ठीक है, तो कितना टाइम लेगा? तो टोटल जो टाइम लेगा वो 24 घंटा 52 मिनट जो है टोटल टाइम लेगा। टोटल टाइम कितना लेगा? 24 घंटा 52 मिनट टोटल टाइम लेगा। यहां से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, ये पूरा पृथ्वी हो गया, ये पूरा पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के ऊपर जो है ये जल हो गया। ठीक है, अगर पृथ्वी का जल यहाँ पे उठा हुआ है ना, यहाँ पे ज्वार आया, मान ले ए पॉइंट पे ज्वार आया, तो फिर से यही एक ही पॉइंट पे ज्वार उत्पन्न होने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? फिर से तो 24 घंटा 52 मिनट
टाइम लगेगा, 24 घंटा 52 मिनट टाइम लगेगा। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, अब देखिए ए और बी के बीच में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ समझिए, मान ले यहाँ से उठा, मान ले ज्वार जो है यहाँ से उठा। अब यहाँ पे अगर उठाना है इसको, यहाँ पे अगर उठेगा ज्वार भाटा बी पॉइंट पे, ठीक है, तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है, मतलब ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 12 घंटा 26 मिनट का टाइम लगेगा। 12 घंटा 26 मिनट का टाइम लगेगा। अगर एक जगह ज्वार भाटा उत्पन्न हुआ और दूसरा जगह बाद में अगर उठेगा, पहला एक जगह उठ गया है ए पॉइंट पे, अब जो है बी पॉइंट पे अगर उठेगा तो वहां पे आप आधा टाइम कर दीजिएगा, ठीक है। 24 को 12 घंटा कर देना है और 52 को 26 मिनट कर देना है। तो ए पॉइंट पे उठा, ए पॉइंट पे अगर ज्वार उठा, ठीक है, तो बी पॉइंट में उठने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 12 घंटा 26 मिनट टाइम लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ए पॉइंट पे उठा, अब फिर से एक ही पॉइंट पे अगर उठेगा ज्वार, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो 24 घंटा 52 मिनट का टाइम लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए, भाटा से भाटा अगर उठा, ठीक है, भाटा से भाटा में कितना टाइम लगता है, तो ऊपर देखिए, ऊपर हो गया भाटा, नीचे हो गया भाटा। भाटा से अगर भाटा उठेगा ना, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, भाटा से अगर भाटा उठेगा तो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो इसमें जो टाइम लगेगा, इसमें 12 घंटा 26 मिनट ही लगेगा। 12 घंटा 26 मिनट का ही टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर ज्वार यहाँ से लेके यहाँ तक उठा तो 12 घंटा 26 मिनट लगा था। अब भाटा अगर यहाँ से यहाँ तक उठा तो भी 12 घंटा 26 मिनट का ही टाइम लगेगा। ओके देन, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा, एक ज्वार से दूसरा ज्वार के बीच गैप कितना होना चाहिए। आप समझिए, मान लीजिए कि ये हो गया ज्वार, एक पॉइंट क्या हो गया, ज्वार हो गया। अब ज्वार से भाटा, ज्वार से भाटा उठने में, ज्वार से भाटा जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना गैप लगेगा, ठीक है। ज्वार से भाटा मतलब के कहने का अर्थ है, उठा हुआ पानी को ज्वार बोलते हैं और बैठ गया अगर फिर से तो भाटा बोलते हैं। तो ज्वार उठा, अब भाटा, ज्वार से भाटा उत्पन्न होने में कितना गैप लेगा, तो 24 को 4 से भागा दे दीजिएगा। जैसे कि पूरा कितना लगता था, एक ज्वार भाटा से फिर से ज्वार भाटा वही पॉइंट पर उठने में 24 घंटा 52 मिनट का टाइम लेता था ना। लेकिन अब जो है एक ज्वार से भाटा तक जाने में कितना टाइम लगेगा, देखिए एक ज्वार से भाटा तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो इसमें आपको क्या करना है, 4 से भागा दे देना है। ठीक है, कैसे 4 से भागा दे देना है, तो देखिए यहाँ से हम करके दिखाए हैं। ठीक है, मान ले 24 घंटा 52 मिनट, ठीक है, 24 घंटा 52 मिनट। अब देखिए 24 घंटा 52 कैसे हुआ, तो एक ज्वार भाटा यहाँ से उठा और फिर से यहीं से अगर उठेगा तो 24 घंटा 12 मिनट का टाइम लेगा। ठीक है, लेकिन ये हो गया ज्वार, ये हो गया भाटा, तो ज्वार और भाटा के बीच में कितना गैप होगा, तो आप इसे 24 को 4 से भागा दे दीजिएगा और 52 को भी 4 से भागा दे दीजिएगा। 24 को 4 से भागा देंगे तो 6 आएगा, 52 को 4 से भागा देंगे तो 13 आएगा। मतलब कि 6 घंटा 13 मिनट का गैप होगा, 6 घंटा 13 मिनट का गैप होगा। किसके बीच गैप होगा, ज्वार और भाटा के बीच में गैप होगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके देन, अब देखिए, अब यहाँ समझिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है, तो फंडी की खाड़ी में आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है, तो फंडी की खाड़ी में आता है। और ये कहाँ पे है, तो ये कनाडा में है। कहाँ पे है, तो ये कनाडा में है। ओके, और कितना मीटर ऊंचा उठता है ज्वार, ये तो 12 से 13 मीटर जो है ऊंचाई तक ये जाता है। ठीक है, सबसे विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचा बोलेगा ज्वार भाटा, मतलब ज्वार कहाँ पे आता है, तो फंडी की खाड़ी बोलिएगा। कितना मीटर उठता है, तो 12 से 13 मीटर तक ऊंचाई तक ये ज्वार ऊपर उठता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब देखते हैं आगे। और भारत में बोल दिया तो भारत में बोल दीजिएगा, सबसे ज्यादा ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है वो ओखाटट मतलब गुजरात में उत्पन्न होता है। ओके देन, कितना मीटर ऊंचाई तक जाता है, तो 2 से 3 मीटर तक ऊंचाई तक जाता है। ओके, अब आपसे पूछ लेगा कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने के लिए 3 चीज चाहिए, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चाहिए, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल चाहिए, ठीक है, और पृथ्वी का अपकेंद्री बल चाहिए, ये सब चाहिए ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य और चंद्रमा के अनुपात में जो है हमको आकर्षण बल समझाइए। बोलेगा आपसे कि सूर्य और चंद्रमा के अनुपात निकालना है आपको, कौन ज्यादा जो है गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव करता है।
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो चंद्रमा जो है, अगर इसका कंपेरिजन अगर देखेंगे तो चंद्रमा 11 करता है और सूर्य जो है 5 करता है, मतलब 11:5 करता है। ओके देन, ठीक है। अगर यहाँ अनुपात अगर पूछ लिया कि सूर्य और चंद्रमा का अनुपात अगर पूछ लिया तो चंद्रमा अगर 11 करता है तो सूर्य 5 करता है। ओके देन, क्योंकि सूर्य में ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो चंद्रमा से ज्यादा कर सकता है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि नजदीक कौन है, तो नजदीक तो कौन है, नजदीक चंद्रमा है, तो चंद्रमा ज्यादा गुरुत्वाकर्षण मतलब खिंचाव कर देता है, और वो सूर्य जो है बहुत दूर है तो वो कम करता है। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम आगे देखने वाले हैं। अब देखिए, यहां समझने का प्रयास करिएगा। ओके, निम्न ज्वार अगर बोल दिया आपसे कि निम्न ज्वार कब आता है, तो निम्न ज्वार कब आता है, जब जो है तीनों समकोण पे हो, तीनों समकोण पे हो, चंद्रमा यहां हो, अर्थ मतलब पृथ्वी यहां हो और सूर्य यहां हो, जब तीनों समकोण पे होगा तब जाके निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न होगा, निम्न ज्वार आएगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब ज्यादा अगर पूछ लिया, तब ज्यादा अगर पूछ लिया, ठीक है, कि सबसे ज्यादा ज्वार भाटा कब आएगा, जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक ही दिशा में हो, तब जो है ज्यादा ज्वार भाटा उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। और निम्न कब होगा, जब समकोण पे हो, तब निम्न ज्वार भाटा आएगा। और ज्यादा कब आएगा, जब तीनों एक ही दिशा में हो, 1 2 3 इस तरह से, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी इस तरह से तीनों एक ही दिशा में रहेगा, तब ज्यादा ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है ज्वार भाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, अब जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं जलमंडल के बारे में। ओके, तो जलमंडल को समझने का आप प्रयास करिएगा। ओके, जलमंडल कहते किसको है, तो जलमंडल का मतलब ये होता है सागर और महासागर। ठीक है, जलमंडल का मतलब ये होता है सागर और महासागर, मुझे इसे पढ़ना है। ओके, अब देखते हैं आगे। महासागर अगर पूछ लिया तो महासागर टोटल 5 को है। ओके, कौन कौन है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, इस तरह से जो है 5 गो महासागर है। ओके देन, अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। ये हो गया पूरा पृथ्वी, जलमंडल के बारे में समझा रहे हैं। ओके, ये हो गया मेरा पूरा पृथ्वी। ओके, और संपूर्ण पृथ्वी पे जो जल है वो कितना % है, संपूर्ण पृथ्वी पर जल जो है वो कितना % है, तो टोटल जो है 71% जल है, टोटल 71% जल है। और स्थल कितना % है, तो 29% जो है वो स्थल है। ठीक है, 71% पे जल पूरा फैला हुआ है पृथ्वी पे, और 29% ही जो है स्थल है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और बीच में जो रेखा है ये अक्षांश रेखा था, ये अक्षांश रेखा था, और ऊपर क्या था, तो उत्तरी गोलार्ध था, नीचे क्या था, तो दक्षिणी गोलार्ध था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा परसेंटेज में जल के बारे में, तो उत्तरी गोलार्ध में कितना % जल है, उत्तरी गोलार्ध में कितना % जल है, तो 61% जल है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कितना % जल है, तो 61% जल है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा जल किस गोलार्ध में है, तो आप बोलिएगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा जल है। कितना % है, तो 81% जो है सबसे ज्यादा जल जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, सबसे ज्यादा जल दक्षिणी गोलार्ध में है। और अब आपके मन में वो सवाल उठता होगा कि ये 81 है, ये 61 है, इतना कैसे हो जाएगा, तो ओवरऑल जो है ना 71% का परसेंटेज निकालेंगे ना, परसेंटेज निकाल के 71% का परसेंटेज निकाल के इतना बनाया है, इतना होता है। ठीक है, याद रखिए, ये तो ओवरऑल पूरा हो गया ना, 71% जल है, लेकिन इतना का परसेंटेज में इतना निकाला है। ओके, दक्षिण गोलार्ध में 81% है। ओके, और संपूर्ण गोलार्ध में जल कितना है, उत्तरी गोलार्ध में जल कितना है, तो 61% जल है। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है आगे समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, और प्रशांत महासागर में जो है ना सबसे ज्यादा जल है। ठीक है, अगर ओवरऑल बोल दिया कि प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा जल है, कितना %, तो लगभग 90% जो है जल वो कवर करता है, 90% जो है जल वो कवर करता है प्रशांत महासागर। ओके, और प्रशांत महासागर जो 97.5, ठीक है, 97.5 पे जो है ये कहाँ क्या है, तो खारा पानी है। ठीक है, 97.5% जो है प्रशांत महासागर में खारा पानी है। ओके, याद रखिएगा।
और पीने योग्य अगर कितना है तो पीने योग्य जो है 2.5% पीने योग्य है। ओके देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। देखिए अब देखते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। ओके, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त अगर बोल दिया तो क्या बोलेंगे? मैरीना ट्रंच। ठीक है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मैरीना ट्रंच। ओके, और इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई कितनी है तो 11, मतलब कि इसकी गहराई कितना है तो 11,022 मीटर जो है इसकी गहराई है। 11,022 मीटर इसकी गहराई है। किसकी? तो प्रशांत महासागर में जो मैरीना ट्रंच है ना, मैरीना ट्रंच की गहराई कितना है तो 11,022 मीटर मैरीना ट्रंच की गहराई है। ओके देन आगे, इसकी आकृति कितनी है तो इसकी आकृति कैसी है तो इसकी आकृति जो है प्रशांत महासागर की ये त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसी है तो त्रिभुजाकार है। ओके देन इसमें सबसे ज्यादा जो है ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो है ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। किसमें? तो प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। ओके, रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है तो प्रशांत महासागर में ही है। रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है तो प्रशांत महासागर में ही जो है रिंग ऑफ फायर है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ पे आते हैं और भूकंप कहाँ आते हैं तो प्रशांत महासागर में ही आते हैं। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी हो, सबसे ज्यादा भूकंप हो, ये प्रशांत महासागर में ही आते हैं। सबसे ज्यादा द्वीप बोलेगा किस महासागर में है तो प्रशांत महासागर में ही सबसे ज्यादा द्वीप है। ओके देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रशांत महासागर के सागर के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ओके ठीक है, प्रशांत महासागर का सागर कौन कौन है तो बेरिंग सागर किस महासागर का है तो प्रशांत महासागर का है। अलास्का की खाड़ी कहाँ पे है तो प्रशांत महासागर में है। अलास्का की खाड़ी प्रशांत महासागर में है। कोरल सागर किसका भाग है तो प्रशांत महासागर का भाग है। कोरल सागर किसका भाग है तो प्रशांत महासागर का भाग है। ठीक है, अराफुरा किसका भाग है तो प्रशांत महासागर का ही सागर है। ओके, प्रशांत महासागर का ही सागर है। ओके देन, तो ये सब जो हम देख रहे हैं प्रशांत महासागर के सागर के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि सागर जो होता है ना वो महासागर का ही दूसरा रूप है, छोटा रूप है सागर। ओके, तो वही चीज हम देख रहे हैं। पहला क्या था बेरिंग सागर, और अलास्का जो है ये प्रशांत महासागर की खाड़ी है। ओके, कोरल सागर किसका है तो प्रशांत महासागर का। अराफुरा किसका है तो प्रशांत महासागर का। तस्मान किसका है तो प्रशांत महासागर का। जापान सागर किसका है तो प्रशांत महासागर का। आकाशतक सागर किसका है तो प्रशांत महासागर का। ओके देन, तो ये सब सारा चीज जो है प्रशांत महासागर का इस सागर है। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा है अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसकी आकृति जो है उसकी आकृति ऐस आकार की आकृति है। ओके देन, इसमें सबसे ज्यादा ना लवणता पाया जाता है। किसमें तो अटलांटिका में, अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। ओके, और इसे ना अंध महासागर भी कहा जाता है। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा गर्त है। अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा गर्त है वो कौन है तो प्यूर्टो। ठीक है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त तो वो कौन है प्यूर्टो। ओके देन, इसमें टेलीग्राफी पठार पाया जाता है। किसमें अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफी पठार भी पाया जाता है। ओके, अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है जिसे क्या बोला गया है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप किस महासागर का है ग्रीनलैंड तो अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है, जो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप की श्रेणी में आते हैं। ओके देन, आगे जो है इसका प्रमुख सागर अब देखते हैं। इसका प्रमुख जो सागर है अटलांटिक महासागर का प्रमुख सागर जो है वो कौन कौन है तो लेब्राडोर सागर है। कौन है लेब्राडोर सागर है, और ये जो है उत्तरी सागर का ही भाग है। क्या है तो उत्तरी सागर का ये भाग है। कौन तो लेब्राडोर सागर। ओके, सारगैसो सागर किस में पाया जाता है तो अटलांटिक महासागर में ही पाया जाता है। सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। ओके, इसका ना कोई तट नहीं है। ओके, सारगैसो सागर का कोई तट नहीं है। सारगैसो सागर को घास के नाम पे इसका नाम रखा गया था। ओके, सारगैसो सागर को जो है घास के नाम पे इसका नाम रखा गया था, क्योंकि पुर्तगाली भाषा में अगर देखेंगे तो सारगैसो सागर को सारगैसम कहते थे। ठीक है, पुर्तगाली भाषा में सारगैसो सागर को सारगैसम कहते थे। ओके, तो कैरेबियन सागर जो है अटलांटिक महासागर का ही एक भाग है। कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर का ही एक भाग है, और
आगे पूछेगा बरमुंडा त्रिभुज जो बनते हैं वो किससे किससे होके बनते हैं, और बरमुंडा त्रिभुज जो है वो किस सागर में है, तो बोलिएगा कैरिबियन सागर में है। बरमुंडा त्रिभुज जो है वो कैरिबियन सागर में है, और महासागर अगर पूछ लिया आपसे तो बोलिएगा अटलांटिक महासागर में है। ओके देन, और बरमुंडा जो त्रिभुज बनता है वो किस किस होके बनता है, तो वो देख लेते हैं। बरमुंडा त्रिभुज बनता है एक बरमुंडा मिलके, फ्लोरिडा मिलके और वो प्यूर्टो मिलके, ये तीनों मिलके जो है बरमुंडा त्रिभुज का निर्माण कर देता है। बरमुंडा त्रिभुज का ये तीनों मिलके निर्माण कर देता है। ओके देन, आगे तीसरा है हिंद महासागर। तीसरा है हिंद महासागर, और हिंद महासागर के नाम से जो है हिंदुस्तान नाम पड़ा था भारत का, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और हिंद महासागर इसे ना रत्नाकर नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर को रत्नाकर नाम से भी जाना जाता है। इसका सबसे गहरा गर्त अगर बोलेगा हिंद महासागर का तो सुंदा गर्त, सबसे गहरा गर्त सुंदा गर्त को माना जाता है। ओके, और एक गर्त है जिसका नाम है डायमेंटिना गर्त। डायमेंटिना गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त बोलेगा तो सुंदा गर्त, और सिर्फ गर्त बोलेगा तो डायमेंटिना गर्त, ठीक है, डायमेंटिना गर्त, ये भी जो है हिंद महासागर का ही गर्त है। ठीक है, हिंद महासागर की जो आकृति है वो भी आकार की या एम आकार की आप बोल सकते हैं। हिंद महासागर की आकृति भी आकार और एम आकार की इसकी आकृति है। इसमें ना 90 ईस्ट रीज पाया जाता है, इसमें 90 ईस्ट रीज पाया जाता है। ओके देन, प्रमुख द्वीप जो है डियो गार्सिया, ये हिंद महासागर का ही भाग है, हिंद महासागर में ही पाया जाता है। प्रमुख द्वीप जो है डियो गार्सिया, ये हिंद महासागर का है। ओके, और रियूनियन मॉरिशस, रियूनियन मॉरिशस जो है ये भी हिंद महासागर का ही एक द्वीप है। ओके, कौन कौन बोले, डियो गार्सिया, रियूनियन मॉरिशस, ये तीनों जो है हिंद महासागर का ही एक द्वीप है। रियूनियन और मॉरिशस दोनों जो है ज्वालामुखी द्वीप, मतलब ज्वालामुखी से निर्मित एक द्वीप है, ज्वालामुखी से बना है रियूनियन मॉरिशस दोनों। ओके, और चौथा देखते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर के एक ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर ये स्थित है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे कौन सी महासागर है, आर्कटिक महासागर जो है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। ओके, चौथा है अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका, ठीक है, इसका डाटा प्राप्त नहीं है, ठीक है, ये डूब गया है, नीचे है। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।